हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जस्ट टू द पॉइंट। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 10वें क्लास पे हैं, फेज 1 के आखिरी क्लास पे। और आज हम लोग जो है क्लास 1 से लेकर के 9 तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसका जो है रिवीजन करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग वे में, एक एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला सवाल है, इकोनॉमिक्स मूल रूप से किस समस्या का अध्ययन करता है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद पहले कुछ समय लें और पॉज करके इसको हल करें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर जो है वो होगा ए, ऑप्शन ए, कमी और चुनाव। इकोनॉमिक्स जो है कमी और चुनाव, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस की समस्या का अध्ययन करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जड़ ही यही है, संसाधन क्योंकि सीमित हैं और ज़रूरतें अनंत हैं। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा था, और इसलिए हमें क्या करने पड़ते हैं, चुनाव करने पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज किस सिद्धांत को दर्शाता है। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, आप इसको हल करिए। चलिए, इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, दुर्लभता, स्कार्सिटी। अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज दरअसल दुर्लभता यानी स्कार्सिटी के सिद्धांत को दर्शाता है, क्योंकि स्कार्सिटी यानी कमी ही बताती है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, और इसलिए हमें क्या करने पड़ता है, चॉइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब है हमारे पास तीसरा सवाल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सही उदाहरण कौन सा है। चलिए आप इसको पहले सॉल्व करिए। चलो, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, दूसरा सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना, गिविंग अप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हमने पढ़ा था कि दरअसल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है सबसे अच्छा छोड़ा हुआ विकल्प जिसकी कीमत हमने चुकाई थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास चौथा सवाल, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है। चलिए आप समझ लीजिए और इसको हल करिए। चलिए, दरअसल इसका उत्तर है सी, उपभोक्ता और फर्म जैसी इकाइयां, इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स एंड फर्म। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, स्मॉल स्केल डिसीजंस जहाँ पर हम लेते थे, जहाँ पर जो है कंज्यूमर्स होता था, प्रोड्यूसर्स होता था और मार्केट्स होता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जीडीपी किसका माप है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। चलिए, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो ऑप्शन बी हमारा जो है इसमें सही हो जाता है। दरअसल जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट ये तय करता है कि कीमत कैसे तय होगी। चलिए, मार्केट ये तय करता है कि कीमत कैसे तय होगी। चलिए आप इसको हल करिए। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि मार्केट दरअसल मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई से जो है तय करता है कि कीमत कैसे तय होगी। दरअसल मार्केट क्या है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, स्वचालित सिस्टम है, इसलिए ये तय करता है मांग और आपूर्ति से, क्योंकि प्राइस जो है बाजार में डिमांड सप्लाई से तय होती है। गवर्नमेंट या जो सेलर है, विक्रेता है, वो अकेले इसको डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों झुकती है। चलिए इसको हल करिए। चलो, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखो, हमने पढ़ा था कि आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट उसमें होता है डिमांड कर्व में, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है उसमें, और सीमांत उपयोगिता में कमी यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिटी, ये तीनों जो हैं इसमें सही होते हैं। आय का प्रभाव होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, और सीमांत उपयोगिता में कमी भी होती है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, सप्लाई कर्व ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है। चलो इसको हल करो।
चलिए, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। दरअसल ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव पर है। सप्लाई कर्व ऊपर की ओर इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसके पीछे प्रॉफिट मोटिव रहता है। दरअसल क्या है कि प्राइसेस जब बढ़ता है तो क्या होता है कि सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करते हैं ताकि प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके, और इस वजह से सप्लाई जैसे ही बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सही हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है। चलो इसको पहले हल करो। चलिए, दरअसल इसका उत्तर है बी, जब मांग बराबर आपूर्ति हो, व्हेन डिमांड इक्वल सप्लाई। सिंपल है, ग्राफ आपको याद ही होगा कि इक्विलिब्रियम तभी होता है जब खरीदार, ठीक है, खरीदने वाला और विक्रेता, सेलर से सेल करने वाला, बेचने वाला, दोनों एग्री कर जाते हैं एक तरह से, तो मांग बराबर आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, 10वां सवाल है हमारा कि प्राइस मैकेनिज्म को किसने इनविजिबल हैंड कहा था। एकदम याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी आप हल करिए। देखिए, इसका उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने प्राइस मैकेनिज्म को इनविजिबल हैंड कहा था। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, पब्लिक गुड्स की क्या विशेषता होती है। देखिए, इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी बोथ, दोनों। गैर प्रतिस्पर्धी नॉन राइवलरस होता है और गैर बहिष्करणीय नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है, बेसिकली कोई किसी को रोक नहीं सकता है ना, और एक का उपयोग दूसरे को क्या करता है, कम नहीं करता है, इसलिए पब्लिक गुड्स की ये दोनों विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा पब्लिक गुड है। चलिए इसको सॉल्व करिए पहले। देखो, ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी लग सकता है। इसमें वैसे ऑप्शन बी ज़्यादा सही लग ही रहा होगा, पब्लिक गुड है ये, क्योंकि ये दरअसल कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना। और बाकी जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल नेटवर्क, पानी की बोतल, ये सब तो खैर ये प्राइवेट कंपनी है प्रोवाइड करती हैं। और बिजली अधिकतम जो है सरकार प्रोवाइड करती है, लेकिन कभी कभी जो है प्राइवेट एंटिटी भी बिजली प्रोवाइड करती है, तो ये जो है पब्लिक गुड प्योर नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो उसको बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, मार्केट फेलियर का कौन कारण नहीं है, या कारण कौन नहीं है। चलिए इसको हल करिए। बड़ा ही बेसिक सा सवाल था। इसमें क्या होगा, इसमें दरअसल होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये कारण नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता है। परफेक्ट मतलब बढ़िया हो गया, बढ़िया जैसे ही कोई चीज़ होता है तो वो फेलियर का कारण तो नहीं ना बनता है, तो मार्केट फेलियर का कारण हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तुएं हो जाएंगी और बाह्य प्रभाव हो जाएंगी, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता इसका नहीं होगा। ठीक है, फिर 14, नेगेटिव एक्सटर्निटी का उदाहरण कौन सा है। चलिए आप इसको हल करिए। चलो, बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पॉल्यूशन, प्रदूषण। देखो, नेगेटिव एक्सटर्निटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरों पर जो नुकसान होता है, ठीक है, एक तरह से जो बाहर से आएगा नुकसान है, तो टीकाकरण तो नहीं हो सकता है, शिक्षा नहीं हो सकता, प्रशिक्षण नहीं हो सकता, बचता कौन है, प्रदूषण, पॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसके बाद है 15 नंबर, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है। चलिए आप इसको हल करिए। चलो, देखो, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाना सब्सिडी का उद्देश्य है ना। कर बढ़ाना हो नहीं सकता, कीमत बढ़ाना नहीं हो सकता, उत्पादन घटाना भी नहीं हो सकता, और इसका मतलब सिर्फ क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक कल्याण बढ़ाना। और वैसे भी सब्सिडी का मुख्य लक्ष्य हमने पढ़ा है, पुअर या मिडिल क्लास की पहुंच जो है वो बढ़ाना होता है, उनका कल्याण करना होता है, उनको सहूलियत प्रदान करनी होती है। ठीक है, तो ये 15 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद है 16 नंबर, डायरेक्ट इंटरवेंशन का उदाहरण, ये पूछ रहा है क्या है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। चलो,
डायरेक्ट इंटरवेंशन का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, क्योंकि एमएसपी क्या है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सरकार प्राइस डायरेक्टली क्या करती है, सेट करती है। यहाँ पर एमएसपी पर सरकार जो है डायरेक्टली प्राइस सेट करती है। टैक्स, सब्सिडी, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टूल्स है। ठीक है, तो ये सब तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 17, मनरेगा किस प्रकार की गवर्नमेंट इंटरवेंशन है? चलो पॉज करके आप इसको हल करो। बड़ा ही आसान सा सवाल था ये दरअसल क्या है, ये सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर है ना, इस प्रकार की इंटरवेंशन है। सार्वजनिक वस्तु नहीं है, कराधान नहीं है, बाह्य प्रभाव सुधार नहीं है, बस ये ऑप्शन बचता है, ये हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस कैटेगरी में आता है? चलिए अब इसको सॉल्व करिए पॉज करके। देखो ये आता है सब्सिडी में। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी लग सकता है कि पीडीएस किस में आ जाएगा, सार्वजनिक वस्तुओं में आएगा या एकाधिकार, ये तो खैर नहीं होगा, टैक्स भी नहीं होगा, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये दरअसल क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब्सिडी कैटेगरी में आ जाएगा। फिर 19 नंबर, आप इसको सॉल्व करो कि एजुकेशन पॉलिसी सरकार क्यों प्रदान करती है? देखो यह क्या है, यह सकारात्मक बाह्य प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए, यानी कि क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो 19 का बी हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि एजुकेशन से समाज को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, और इसलिए सरकार जो है यह प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक मैं 18 में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि दरअसल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब्सिडी में इसीलिए आ जाएगा क्योंकि पीडीएस में राशन क्या होता है, सस्ते दाम पर मिलता है, और जहाँ भी सस्ता दाम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 भी हमारा हो गया। अब हमारा आखिरी सवाल, अब इसको पॉज करके पहले हल करिए। चलो, गवर्नमेंट कब हस्तक्षेप करती है, या तब हस्तक्षेप करती है जब बाजार क्या हो जाए, विफल हो जाए, सीधी सी बात है। तो 20 का बी हमारा सही हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि मोनोपोली को वो कंट्रोल करेगा, पब्लिक गुड्स को बढ़ाएगा, एक्सटर्नलिटीज करेक्शन करेगा, जो बाकी बाहरी सुधार जरूरी है वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, और 20 क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। ये था हमारा पूरा का पूरा रिवीजन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू वे में, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये आखिरी कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं 5 फेजेस में। इस पहला फेज हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग 4 फेज और पढ़ेंगे, जो कि एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर के हमें जाना है। तो बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।